गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज लॉज ऑफ मोशन के कुछ डाउट्स हैं, पहले उनको एक बार समझा देते हैं। पहले तेजस के एग्जांपल ले लेते हैं। पहले एक बार तेजस के डाउट्स ले लेते हैं, फिर अनुष्का के कुछ डाउट्स हैं तो वो ले लेंगे। तेजस, ये जो टिक लगा रखे हैं ये सब डाउट्स हैं, देख जरा। जो भेजे हैं सारे डाउट्स हैं ना, देख ले एक बार। तेजस है क्लास में भी? तेजस है नहीं तो चलो अनुष्का वाले पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कह रहा है एक रस्सी को ऐसे हैंग कर दिया है, ऐसे। इस पॉइंट का नाम ए रखा है और इस पॉइंट का नाम बी रखा है। टोटल थ्रेड की लेंथ है 13 मीटर। ये जो लेंथ आपको दिख रहा है ये है 8 मीटर। इसका मतलब जो ये वर्टिकली हैंग कर रहा है का लेंथ हो गया 5 मीटर। कह रहे हैं कि एंगल रोप मेक्स विद द वॉल एट इक्विलिब्रियम इज थीटा डिग्री, तो ये पता करना है, ये वाला एंगल। ठीक है, आओ देखते हैं। तो अगर हम इस पार्ट की एफबीडी बना लें तो समझ में आ रहा है कि इस पार्ट का जो भी वेट होगा, वैसे वेट कितना होगा। अगर हम लोग क्या करें कि पूरे रस्सी का ही मास 13 kg मान लें, 13 मीटर का है ना, तो मैंने 13 kg का मास मान लिया, या लैम्डा मान लो, ये लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। तो समझ में आ रहा है कि इस रस्सी का जो मास होगा वो 5 लैम्डा होगा, और जी और नीचे लगा दो, ये तो आ गया वेट। और जो यहाँ का टेंशन होगा वही इसके वेट को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ का टेंशन पता चल गया अपने को। यहाँ का टेंशन जो आएगा वो आएगा 5 लैम्डा जी। अब जरा ये जो चेन ऐसे हैंग किया हुआ है उसको देखो, या रस्सी जो भी है ये ऐसे दिख रहा है ये। समझ में आ रहा है कि यहाँ टेंशन आएगा इधर, और दीवार के साथ एंगल कह रहा है थीटा है, क्योंकि एकदम सिमेट्रिकल कहानी है। इधर भी टेंशन वही टी आएगा और ये एंगल वही थीटा आएगा। तो समझ में आ रहा है ये थीटा है तो ये भी थीटा, और यहाँ का टेंशन टी और टी मान लेते हैं। और जो इसका वेट आएगा, चूंकि पूरा 13 kg का था, ये 8 kg का है, तो इसका मास हो जाएगा लैम्डा इंटू 8 इंटू जी। और साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो टू टी का इधर वाला कंपोनेंट और टी का इधर वाला कंपोनेंट, मतलब 2t cos थीटा, that must be balanced by lambda into 8 into g। लेकिन चूंकि t यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन तो एक ही होगा, क्योंकि रस्सी मासलेस है तो उसके हर पॉइंट का टेंशन सेम होगा। t की वैल्यू को लाके यहाँ डाल दो, ये आ जाएगा 10 लैम्डा जी cos थीटा इज इक्वल टू 8 लैम्डा जी,
तो जी लैम्डा तो कट ही गया, और कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई 5, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 37 हो गया ना। अनुष्का जी समझ गए क्या? चलो उसके दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहा है आपको एक एलिवेटर डिजाइन करना है हॉस्पिटल के लिए, जिसमें फोर्स exerted ऑन पैसेंजर बाय द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर शुड नॉट एक्सीड 1.6 टाइम द पैसेंजर वेट। मतलब ये बोल दिया है, वैसे याद करो हम लोग इसकी थ्योरी पढ़े थे, जब ये लिफ्ट ऊपर जाता है तो नॉर्मल की वैल्यू बढ़ती है या नीचे आने से घटती है, पहले ये बताओ। जब हम लेफ्ट को ऊपर भगाए थे विथ एन एक्सलरेशन तो एन की वैल्यू आया करते थे, याद करो, एम टाइम्स ऑफ जी प्लस ए। जब लिफ्ट नीचे जाया करता था तो ये आया करता था एम टाइम्स ऑफ जी माइनस ए। तो कह रहा है कि आपको लिफ्ट को ऐसे डिजाइन करना है कि जो यहाँ का फोर्स है वो उसके वेट का 1.6 टाइम से ज्यादा ना हो। तो मतलब ये जो आपने को दिया है 1.6 इंटू एम जी, एन की वैल्यू, ये कौन से केस का दिया है बताना, 1 या 2? बताओ। ऑब्वियसली 1 का दिया है। तो आप एन की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके जी की वैल्यू निकाल लीजिए, सॉरी ए की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ रहा है बताइए तो। अरे ज्यादा वेट तो तब दिखाता है ना जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है, तो लिफ्ट ऊपर जाएगा तो एन की वैल्यू आएगी एम इंटू जी प्लस ए, और अकॉर्डिंगली क्वेश्चन एन की वैल्यू 1.6 टाइम्स ऑफ एम जी होनी चाहिए। लाके डाल दो और ए की वैल्यू निकाल लो, लिफ्ट का एक्सेशन आ जाएगा। ए की वैल्यू आ गई 0.6 इंटू जी। को लिखना चाहें तो हम लोग 3g/5 भी लिख सकते हैं। मतलब आपको जब भी आप ये लिफ्ट बनाओगे तो उस समय आपको इस बात का ख्याल एकदम रखना है कि लिफ्ट जब ऊपर एक्सलरेट हो तो उसका मैक्सिमम एक्सलरेशन जो होना चाहिए दैट मस्ट बी 3g/5, क्योंकि इससे ज़्यादा अगर एक्सलरेशन आएगा तो नॉर्मल की वैल्यू एक्सीड कर जाएगी, फिर लिफ्ट टूट फूट जाएगा जो कि पॉसिबल है नहीं। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ रहा है? अब सुनो, लिफ्ट जब चलता है तो रेस्ट से स्टार्ट होता है और रेस्ट पे जाके रुकता है, यानी लिफ्ट का वेलोसिटी डायग्राफ बनाएंगे, ग्राफ ऐसा बनेगा। पहले एक्सलरेट, फिर डी एक्सलरेट। हाँ वो डी एक्सलरेट होने का रेट क्या होगा हम उसमें माथा बच्चे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ इतना मालूम है कि एक्सलरेट कर रहा होगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन टेन थीटा इज इक्वल टू 3g/5। निकालना क्या था हमको? देखो वैसे तो ऐसे भी समझ में आ गया,
0 से स्टार्ट हो रहा है, एक्सलरेशन इतना है, डिस्टेंस ट्रेवल करना है 3 मीटर का, तो वेलोसिटी नहीं निकाल सकते हो, यूज कर लो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। या फिर यहां से निकाल लो, ग्राफ में हमको v मैक्स चाहिए और ये टाइम अपने को नहीं पता है, हम टाइम को t मान लिया और ये एरिया हमको दे दिया है 3 मीटर। ये एरिया आपने को दे दिया है 3 मीटर, तो इसका एरिया निकालोगे तो क्या आएगा, देखो तो हाफ इंटू वी मैक्स इंटू टी इज इक्वल टू 3 मीटर। ध्यान से अगर देखो तो tan थीटा आपको दिखाई पड़ रहा है, tan थीटा की वैल्यू होगी वी मैक्स बाई टी। टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो तो टी की वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू वी मैक्स बाई 3 जी, तो लगे यहाँ डाल दो, तो हाफ इंटू वी मैक्स और जहां जहां टी आ रहा है वहां डाल दो 5 टाइम्स ऑफ वी मैक्स बाई 3 जी इज इक्वल टू 3। यहाँ से वी मैक्स निकालो, देखो तो कितना आ रहा है, हाँ जी देखो तो क्या आ रहा है वी मैक्स। अरे वी मैक्स कितना है देखो, तो अनुष्का उसको ऐसा कर लेना, जी को 10 रख दे तो 36 आ जाएगा, तो 6 आ गया आंसर। और थर्ड वाला देखते हैं, कह रहा है स्मॉल ब्लॉक स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम रेस्ट डाउन फ्रॉम पॉइंट बी on inclined plane AB which is making theta horizontal। BC स्मूथ है और रिमेनिंग सेक्शन CA जो है वो रफ है, दे दिया ब्लॉक कम टू रेस्ट। देखो जो बोल रहा है ना पहले वो करते आ जाओ। जैसे इस तरह का इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड प्लेन का नाम कर दिया है EB AB। C कोई सेक्शन है, इसके बारे कह रहा है कि ये म्यू 0 है, लेकिन इसके बारे कह रहा है कि नहीं म्यू नॉन जीरो है। यहाँ से जब एक ब्लॉक को छोड़ता है तो जब ये ब्लॉक यहाँ आया तो ये दोबारा रेस्ट पे आ गया, और जो BC है वो AC का डबल है। मतलब ये वाला अगर L है, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये 2L है, ऐसा कह रहा है वो। कह रहा है म्यू की वैल्यू अगर K tan थीटा के इक्वल है तो हमें K की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखो अब इसको हम लोग NLM से भी कर सकते हैं, और अगर हम लोग इसको चाह ले तो इसको वर्क फॉर एनर्जी से भी कर सकते हैं। तो आप पहले NLM से करते हैं।
आपको एक बात याद होगा, मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉडी स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पे चलती है तो उसका एक्सलरेशन होता है जी साइन थीटा, और रफ इंक्लाइन प्लेन पे जो एक्सलरेशन आता है वो आता है जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो पहले हम क्या करते हैं, 12 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद, ठीक है ना, उसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो 12 डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद जो उसकी वेलोसिटी आएगी वो आएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस यू जीरो, ए की जगह पे जी साइन थीटा, और एस की जगह पे डाल दिया हमने 12। ये अपने को मिल गया यहाँ का वेलोसिटी। लेकिन यहाँ आके वो दोबारा जीरो हो जा रहा है, इसका मतलब पक्का वो डीएक्सलरेट हो रहा होगा। ये लेकिन एक्सलरेट होने के लिए है, लेकिन वो कह रहा है कि डीएक्सलरेट हो रहा है। तो देखो, अब एक्सलरेट मान के भी कर दो, आ जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से यहां फिर से अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, फाइनल भी जीरो। यहां से यहां का u वही होगा जो यहां से यहां का v है, तो लाके डाल दो, यही वाला डाल दो लाके, 4gl साइन थीटा, जहां जहां a आ रहा है वहां डाल दो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू जी इंटू एल, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू जीरो, दिख ही रहा है। यल देखो यहां से कट गया, और सॉल्व कर देंगे अगर तो दिख रहा है कि 6 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 म्यू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो ये 3 आ जाएगा, यानी tan थीटा इज इक्वल टू μ/3। तो दिख रहा है ना कि म्यू की वैल्यू अगर 3 tan थीटा आ रही है, और क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि म्यू की वैल्यू है k tan थीटा, तो k की वैल्यू आ गई। अनुष्का देख, सही है क्या? वैसे इसको एक और तरीके से कर सकते थे, सीधा यहां से यहां एनर्जी बैलेंस इक्वेशन डाल दो सीधा, वो भी आ जाएगा। कैसे आएगा देख, यहाँ लिख देते फाइनल, नहीं अभी तो हम लोग वर्क फॉर एनर्जी पढ़े ही नहीं है ना, हाँ तुम लोग को तो पढ़ा ही नहीं है, कहाँ से करोगे? अभी ऐसे ही करना होगा फिर तो। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा तेजस के डाउट्स ले लेते हैं। कह रहे ब्लॉक ऑफ मास m is pulled along a horizontal frictionless surface by a rope of mass m. If a force is applied at the free end of the rope, force exerted by rope on the block कितना होगा? ठीक है देख, एक्चुअल में ये कहना चाह रहा है कि हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्लॉक लगाया है और यहाँ पे एक रस्सा लगाया है, इसको पी फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, और अपने को पता करना है कि रस्सा इस कैपिटल एम ब्लॉक पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ का फोर्स क्या होगा। तो बड़ा सिंपल सा काम है, एक बात समझ में आ रहा है कि दोनों बॉडी साथ चलेंगी, दोनों बॉडीज अगर साथ चलेंगी तो दोनों का जो कॉमन एक्सलरेशन आएगा वो आएगा p बाई कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। अगर आप जानना चाहते हो कि यहाँ पे दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, तो साफ समझ में आ रहा है कि कैपिटल एम मास को खींचने वाला कौन है,
इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स ही है जो कैपिटल एम मास को खींच रहा होगा। यानी रिक्वायर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए, और ए आप निकाल चुके हो। यानी जो फोर्स की रिक्वायरमेंट आपको है उसका आंसर आ गया। तेजस्वी, बात समझ में आया क्या? चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कह रहे हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को एक लिफ्ट के सीलिंग में अटैच कर दिया है। अपना बैग को लगा दिया, बैग रीड किया इतना, जब लिफ्ट स्टेशनरी है। बिल्कुल तेजस आसानी से कर सकता है इसको। चल मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तू लगा के दिखा। क्या कह रहा है ये? कह रहा है लिफ्ट के अंदर हमने एक स्प्रिंग बैलेंस को लगा दिया है। पहले जब हमने अपना बैग लगाया वहां पे, तो कह रहा है कि जो यहाँ का रीडिंग आया वो पता नहीं कितना दिया है, तो जो भी रीडिंग आया होगा समझ में आ रहा है कि टेंशन की वैल्यू जो है वो mg के इक्वल आई होगी। ठीक है। अब कह रहे हैं कि जब नीचे जाने लगा लेफ्ट तो समझ में आ रहा है कि टेंशन कम आएगा और रीडिंग कम आएगा। तो टेंशन कितना आएगा अब? m इंटू जी माइनस ए, नया वाला टेंशन। अकॉर्डिंगली क्वेश्चन ये सब दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है देखो। तो लिफ्ट जब रुका हुआ है तो वो 49 न्यूटन रीड कर रहा है, मतलब दिस इज 49। तो कह रहा है बताओ जब लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे भागेगा, 49 है ना, 9 है सर। तो कह रहा है लिफ्ट जब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे भागेगा तो कितना रीडिंग दिखाएगा, ये तो देख लो। 9.8, और का मतलब मास पक्का 5 kg का रहा होगा। 5 kg को लाके यहाँ डाल दो तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 9.8, और साथ में एक्सलरेशन और सब्ट्रैक्ट कर लो, 5 है। ये आ गया 5, और ये आ गया 4.8। आ जाएगा लगभग ये। देखो तो कितना आ रहा है। तेजस चेक करके देख सेकंड का आंसर क्या आ रहा है। तेजस जी, तो दिख रहा है ना, आ गया 24 न्यूटन, क्या सोच रहा है? ना ना, नीचे जा रहा है लिफ्ट या ऊपर जा रहा है, देख लो तो। लिफ्ट तो नीचे जा रहा है। लिफ्ट अगर नीचे जाएगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर आएगा। स्यूडो फोर्स ऊपर आएगा तो जो टेंशन आएगा वो तो mg से भी कम आएगा। अरे आंसर गलत है, समझ में आ रहा है क्यों गलत है। चलो आओ दूसरा, नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं। थर्ड वाले में क्या कर रहा है? एक रॉकेट है जिसका लिफ्ट ऑफ मास है इतना, का इनिशियल एक्सेशन है इतना, कितना फोर्स लगाया गया होगा, कर ले। जैसे ये रॉकेट है,
मास इसका दिया हुआ है, एक्सीलरेशन दिया हुआ है, तो कितना फोर्स लगा होगा, तो मान लो फोर्स लगा होगा। mg है नीचे तो लगा लो F माइनस एम जी इक्वल टू एम इंटू ए। एफ की वैल्यू हो गई m टाइम्स ऑफ g प्लस ए। फुटपाथ कर दो, देखो क्या आ रहा है। चेक करो क्या आएगा। क्या आ रहा है बोल जरा। देख ले, अरे बाकी भी ट्राई करो। बाकी भी ट्राई करो, ऐसा नहीं कि उसका क्वेश्चन है वही करेगा। चलो सेकंड वाला क्वेश्चन लेते हैं। क्या क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीन ब्लॉक है इक्वल मास का, एक दूसरे के ऊपर रख दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ए बी और सी कितना है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी सो दैट द, तो साथ में चले के लिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी। चलो ठीक, देखो आ जाओ। देखो इस पूरी कहानी को पढ़ के एक बात तो समझ में आ गया कि भैया तीनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। तो तीनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं तो हम तीनों को एक बॉडी मानेंगे पहले तो। तीनों को एक बॉडी मान के पहले हम एक्सेलरेशन लिखेंगे। आओ देखते हैं कैसे लिखें। देखो डायग्राम कुछ ऐसा है। तो का मास सब इक्वल है ना, और हर दो के बीच में ये वाला स्मूथ है, लेकिन तो डी का मास कितना होगा, तो हम लोग m1 ले लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों बॉडी को एक बॉडी मान के पहले हम इसको ये सिचुएशन बना रहे हैं जो हम पहले भी कई बार कर चुके हैं। यानी ये m1 ये m, तो इस सिस्टम का एक्सलरेशन आ जाएगा m1g बाई m1 प्लस m1g बाई m1 प्लस m, ये आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर इसको ध्यान से देखो ये वाला, तो सबसे ऊपर वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो और सबसे नीचे वाले ब्लॉक को ध्यान से देखो। इन दोनों में से कोई एक पैर वाला हुसैन बोल्ट है और कोई दूसरा सर वाला हुसैन बोल्ट है। पहले तो मुझे पहचान के बताओ, सर वाला कौन है, पैर वाला कौन है। जल्दी से पहचान के मुझे बताओ कि इन दोनों में ऊपर, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाले में सर वाला हुसैन बोल्ट कौन है, पैर वाला हुसैन बोल्ट कौन है, जल्दी बताओ। ऑब्वियसली दिख रहा है। तो अगर ऊपर वाला पैर वाला हुसैन बोल्ट है, तो बेटा बताओ इसका मैक्सिमम एक्सलरेशन कितना हो सकता है।
पैर वाला हुसैन बोल्ट का एक्सलरेशन मैक्सिमम होता है कितना, जल्दी बताओ। नहीं, वो तो सर वाला होता है। पैर वाला तो होता है म्यू इंटू जी। और सर वाला जो होता है वो होता है यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स होगा यहाँ का म्यू और इंटू यहाँ का नॉर्मल, यानी कि म्यू इंटू 2 mg और डिवाइडेड बाई इसका मास कर दो। इसका एक्सलरेशन आ जाएगा 2 μg। ऊपर वाले से देखते हो तो उसका मैक्सिमम एक्सलरेशन आता है म्यू जी। नीचे वाले से देखते हो तो एक्सलरेशन मैक्सिमम आता है 2 μg। अब ध्यान से सुनो, जो ये हमने निकाला है, इसमें गड़बड़ी किया ना, तीनों का मास सेम है तो ये 3m हो जाएगा ना। तो अगर हम इसके हिसाब से सोचें कि साथ चलते हुए ये मैक्सिमम कितने एक्सेस में भाग सकता है, तो आंसर होगा म्यू जी। तो मैंने म्यू जी से इक्वेट कर दिया, जिसे जी काट दिए, म्यू की वैल्यू 1/2 दी हुई है, सॉल्व कर लिए। ध्यान से सुनना जरा, यानी मेरा m1 की वैल्यू आ गई 3m। मतलब अगर आप m1 की वैल्यू को 3m ले लोगे तो यहां पे तो कोई स्लिपिंग नहीं होगा। लेकिन अगर ये एक्सलरेशन हम इसके हेल्प से निकालें, यहाँ के हेल्प से, तो ये कह रहा है कि इस बॉडी का साथ चलते वक्त जो मैक्सिमम एक्सलरेशन हो सकता है वो हो सकता है 2 μg। तो हम इसको 2 μg से इक्वेट कर देते हैं। 2 म्यू की जगह 1/2 काट दो, 1 हो गया वो। तो m1 इज इक्वल टू m1 प्लस 3m आ गया। तो यहाँ से तो m1 निकलेगा ही नहीं, हमारे लिए काम आसान कर दिया। अगर दोनों से m1 निकलता ना तो हमको लॉजिक लगाना पड़ता है, लॉजिक लगाना ही नहीं पड़ा, उसके बिना ही आंसर आ गया। बोल आंसर क्या आया। तेजस जी देख आंसर क्या आया। अरे बात समझ में आ गया क्या। जितने भी थ्योरी क्लास में कराए देखो सारा वही सब है, कोई अलग नहीं है। चलो जरा अगला लेते आ जाओ। कह रहे लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी through a pipe of cross section area A. What force does the liquid stream exert on the wall in x direction? देखो, तो कॉन्सेप्ट आपको हम समझा देते हैं, छोटा सा हेडिंग डाल लो, एक बार समझा देते हैं। इसको कहते हैं जेट फोर्स। जैसे आपने देखा होगा कि फायर ब्रिगेड वाला जब पाइप लेके खड़ा होता है और जैसे ही वाटर का फ्लो स्टार्ट होता है, फायर ब्रिगेड वाला आदमी किधर भागता है, पानी के फ्लो के अलोंग या उसके अपोजिट। बता सकते हो। अगर एक आदमी पाइप लेके ऐसे खड़ा है फायर ब्रिगेड वाला, तो जैसे ही पानी बाहर आना स्टार्ट होता है, आदमी किधर भागता है, ये ठीक अपोजिट। क्यों। स्टार्टिंग में पूरे सिस्टम का मोमेंटम जीरो था, अब जैसे ही पानी बाहर निकलना स्टार्ट किया, यानी मोमेंटम
इधर आ गया, तो उसके मोमेंटम को काउंटर बैलेंस करने के लिए आदमी को पीछे जाना पड़ता है। इस फोर्स को हम लोग कहते हैं जेट फोर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। जेट फोर्स में दो केस होते हैं। एक तो आएगा कि पानी जाएगा, दीवार को हिट करेगा और उसी स्पीड से बाउंस बैक कर जाएगा। और एक आएगा कि पानी आएगा और दीवार पे ऐसे डिस्पर्स कर जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है अगर ध्यान से देखो। मान लो एक m मास का पार्टिकल v स्पीड से आ रहा है और चला गया, मान लो ऐसे टक्कर के बाद। आप पूछ रहे हो कि पानी ने कितना फोर्स लगाया, मतलब आपका जो भी इंटरेस्ट है वो एक्स के अलोंग है। तो मुझे एक बात बताओ, इस पार्टिकल का एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम में कितना बदलाव आया? इस पार्टिकल के लिए मोमेंटम में कितना बदलाव आया, जल्दी बताओ। अरे मोमेंटम में बदलाव बताओ ना, दिख रहा है ना सब सब। बाद में एक्स डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, जो भी है वो इनिशियली है, तो मोमेंटम का बदलाव एम वी आया। यहाँ अगर देखोगे तो पार्टिकल इधर से एम वी के फॉर्म में आया और पार्टिकल बाउंस बैक कर गया वही एम वी से। तो चूंकि मोमेंटम का चेंज लोगे तो मोमेंटम का चेंज जीरो नहीं आके उल्टा टू एम वी आएगा। और बोलो क्लियर है ये बात क्या? अब ध्यान से सुनो, फोर्स की वैल्यू होती है चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, मतलब एम वी बाई टाइम इस केस में। तो यहां जो फोर्स आएगा इस केस में वो आ जाएगा टू एम वी बाई टाइम। मतलब एक बात तो समझ में आ गया कि पानी आए, टक्कर के बाद रुक जाए या इधर चला जाए इधर चला जाए, तो उस केस का जो भी आंसर होगा, पानी आए और उसी स्पीड से बाउंस बैक करे तो उसका आंसर उसका डबल होगा। बस उसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा सा बदल लो तो आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मास को कैसे लिखेंगे ध्यान से सुनना। मास कैन बी रिटन एज डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कैन बी रिटन एज area of cross section into length. Length can be written as velocity into time. देख लो आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा ट्वाइस रो एल ए वी। कैसे लिक्विड का मास कैसे लिखें फिर से समझो। मास के लिए हम लिखे लिक्विड इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम को लिख दिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ। लेंथ को लिख दिए वेलोसिटी इंटू टाइम। बस पुट कर दिया आंसर आ गया। आगे के लिए ये याद होना चाहिए कि पानी आया और डिस्पर्स, मतलब एक्स के अलोंग अगर मोमेंटम का बदलाव एम वी है तो आंसर होगा रो ए वी स्क्वायर। पानी जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से बाउंस बैक अगर कर जाए तब जो आंसर होगा वो आएगा टू रो लिक्विड इंटू ए वी स्क्वायर।
और बोलो क्लियर है क्या? मेडिकल वालों देख लो, ये तुम लोगों में बड़ा इंपॉर्टेंट है, खूब पूछता है ये। चलो हम लोग कहाँ पहुंचे? एक मिनट। अब आ जाते हैं लास्ट पेजेस का, एक लास्ट क्वेश्चन है। ए ब्लॉक मास है ऐसे रख दिया इंक्लाइन के ऊपर, ब्लॉक जो है क्लाइम्ड बिटवीन ऐसा, तो वो कह रहा है कि वेज का एक्सलरेशन बताओ। चलो आओ शुरू हो जाते हैं, एफबीडी बनाना। एफबीडी बनाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। देखो, ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। देखो, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। तो आओ पहले कैपिटल एम की एफबीडी बना लेते हैं। नॉर्मल इधर, ये एंगल थीटा, तो नॉर्मल का इधर कॉस थीटा, नॉर्मल का इधर साइन थीटा, ग्राउंड का नॉर्मल n1, और साथ में इसका वेट। हम ये मान रहे हैं कि ये a1 से भाग रहा है, तो हम ये इक्वेशन लिख पाएंगे, n साइन थीटा इज कैपिटल M इंटू a1। फिर आता है रॉड की बारी। तो रॉड में अगर ध्यान से देखो तो रॉड में लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से हैं, आओ देखते हैं। रॉड में नॉर्मल लगा ऐसे, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, और ये हो जाएगा n cos थीटा, ये आएगा n sin थीटा। और बताए थे हम कि इस n sin थीटा को इन दोनों के नॉर्मल मिलके बैलेंस कर लेंगे। और हम ये मान रहे हैं कि रॉड नीचे आ रहा है A2 से, तो इक्वेशन बन जाएगा स्मॉल एम जी माइनस n cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू m इंटू A2। अब एक बात दिक्कत है कि ना तो अपने को n पता है, ना A1 पता है, ना A2 पता है। मतलब हमारा टारगेट n A1 A2 को आपस में रिलेट करने का है। तो आपको A1 A2 को आपस में रिलेट करना तो आता ही है। देख के बताओ A1 A2 का रिलेशन क्या होगा। ये A2 से भाग रहा है, ये A1 से भाग रहा है, देख के बताओ। दोनों के एक्सलरेशन को आपस में रिलेट करो, क्या आएगा बताओ। दोनों बॉडीज के एक्सलरेशन को आपस में रिलेट करो, कई बार किए हम लोग। हाँ जी बोलो। अरे ये वाला क्वेश्चन कई बार किए हैं। A1 A2 को आपस में रिलेट करना कई बार लिखवाए रे, तीन तीन चार चार तरीके से कंस्ट्रेंट सिखवाए। तेजस जी नहीं मालूम चल रहा है? अरे वर्क डन बाय नॉर्मल जीरो कर लो, या सीधा लिख लो कॉमन नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सीजन सेम होगा। इस सब में भी इतना टाइम लगाओगे रे? देख देख के लिखना चाहिए सबको। हाँ, तो मैंने 10 बार बताए होंगे क्वेश्चन हम। अरे साफ दिख रहा है कि ये वाला अगर A1 है और ये अगर थीटा है,
तो ये A1 cos थीटा इधर आएगा A1 sin थीटा। वैसे ही इधर वाला है A2 और ये है थीटा, तो इधर आ जाएगा A2 cos थीटा। यानी A1 इज इक्वल टू A2 cot थीटा। क्या दिक्कत है इसमें? कितनी बार लिखना सिखवाया है तुम लोग को ये? बोल, नहीं बता रहे ये सब लिखना? ये सब नहीं करोगे तो फिर कैसे पढ़ाई करेंगे आगे? अरे तेजस बताए हैं ये। मैंने कई तरीके से बताया इसलिए तो सब भूल गया। दसों बार ये क्वेश्चन किए होंगे। अब तीन इक्वेशन, तीन अननोन, सॉल्व कर, जो चाहिए सब निकाल। कर ले गए, सॉल्यूशन करके दिखाऊं? चलो अब थोड़ा कामों के डाउट्स ले लेते हैं। कह रहा है 10 ग्राम का बुलेट जो है वो बैरल को लीव किया, वेलोसिटी इतना दे दिया है, बैरल जो है गन का इतना लंबा है, इतना दे दिया है, तो इम्पल्स। देखो अब इम्पल्स तो अभी हम लोग पढ़े नहीं है। वैसे इम्पल्स निकालने का तरीका होता है चेंज इन मोमेंटम। ये तो अभी हमारे काम का है नहीं, ये हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, अभी छोड़ दे। तो हम उस सेकंड वाला भी देखना है क्या? देख ले। समू, अभी होगा, हम जब नहीं पढ़ाए तो अभी हम दिमाग नहीं लगाएंगे। समू सेकंड क्वेश्चन करना है क्या? देख। कहाँ गई ये लड़की? बता भी तो नहीं रही, कैसे बताऊं इसके डाउट फिर? चलो फिर तो मैं प्रभु जी के डाउट्स ले लेता हूँ। चलो अब क्या करें? क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। प्रभु जी के डाउट से कह रहे हैं एक बॉडी है M मास का, तो अब फेंका गया है पहले। 50 क्या कह रहे हैं? देख, क्या कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास m इज लॉन्च्ड अप ऑन रफ inclined प्लेन मेकिंग एन एंगल इतना है। द टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट का ऐसा है, तो फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट क्या होगा? तो देख, क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक बॉडी को फेंका गया, एक बॉडी को ऐसे फेंका गया, तो टाइम ऑफ एसेंट जो है, अगर ये T0 है मान लो, तो समझ में आ रहा है कि अभी का जो डीएक्सलरेशन होगा वो mg भी नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा होगा।
तो इसका जो डीएक्सलरेशन आएगा वो आएगा जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो यहां से यहां आने का टाइम जो वो कह रहे हैं वो कह रहे हैं टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट का हाफ है। तो ये वाला अगर टी नॉट है, ये वाला अकॉर्डिंगली टू टी नॉट हो गया। तो कह रहे हैं बताओ म्यू की वैल्यू कितनी होगी। क्या करोगे देखो, यहां से यहां पहुंचने के लिए लगा लो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल भी जीरो, इनिशियल वी नॉट ए की जगह डालेंगे यही वाला लेकिन माइनस में, माइनस जी इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा टी नॉट। यहाँ से टी नॉट निकल के आ जाएगा, टी नॉट की वैल्यू होगी वी नॉट डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। ये मेरा टी नॉट हो गया। अब यहां से यहां आने का टाइम कह रहा है, मतलब जब हम यहां से फेंकते हैं इसको तो यहाँ आके वो जीरो हो गया है। फिर से लिख लेते हैं, आ जाओ। फ्रॉम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जीरो, यू की जगह वी नॉट, ए की जगह पे जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। और वो कह रहा है कि टाइम लग गया दुगना। तो फिर वहां से टू टी नॉट निकाल लेते हैं, तो टू टी नॉट कितना आएगा, टू टी नॉट की वैल्यू हो जाएगी वी नॉट डिवाइडेड बाई जी टाइम्स ऑफ म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देख लो, अब टी नॉट की वैल्यू यहां से लाके डाल दो यहाँ पे और सॉल्व कर लो, देखो तो क्या आ रहा है। टी नॉट की वैल्यू ये वाला उठा के यहाँ लाके डाल दो और उसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है मुझे बताओ। थीटा 45 दिया है तो जहाँ टेन थीटा आएगा उसको वन डाल देंगे। देखो तो क्या आंसर आ रहा है। वी नॉट बाई जी उड़ा दो, सॉल्व करो क्या आ रहा है। म्यू इज थ्री टेन थीटा, ऐसा आ रहा है। और देख लेते हैं, थ्री म्यू कॉस थीटा, नहीं सॉरी टू म्यू कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, टू म्यू कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कि म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू आ गया थ्री साइन थीटा, यानी टैन थीटा की वैल्यू जो है वो आ गई म्यू बाई थ्री। थीटा 45 है तो ये वन हो गया, यानी म्यू की वैल्यू थ्री आ रही है।
मैंने क्या कर दिया? टाइम ऑफ डिसेंट का टाइम मतलब जितना सही किया ना वैसे हम, गड़बड़ तो नहीं कर दिए? अरे एक बार चेक कर लो, कुछ कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं किए? टाइम ऑफ एसेंट इज हाफ ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट। फ्रिक्शनल को टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात कर रहे हैं। गड़बड़ लग रहा है कैलकुलेशन मुझे। अरे एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। कैलकुलेशन ठीक है, देखो जरा। गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ तो नहीं कर दी कैलकुलेशन? 1+2 तो ऐसा फॉर्म में नहीं है तेजस। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई खास तो है नहीं। हाँ वही कह रहा हूँ ना। चलो उसको देखते हैं, फिलहाल छोड़ दो अभी, रुक जाओ वरना समय बर्बाद हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। बताते हैं उसको अभी, देखो जरा एक बार। कह रहा है यूनिफॉर्म चेन है, उसको ऐसे रख दिया गया है और हाइट एच है, इरेगुलर सरफेस है, मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? तो देखो ध्यान से, इसका थ्योरी हम आपको क्लास में कराए थे, अगर आपको याद हो कि एक बॉडी को अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे रखते हो तो उसका मूवमेंट तब स्टार्ट होता है जब tan थीटा की वैल्यू म्यू हो जाए या म्यू से बड़ी हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू, या ऐसा कुछ कंडीशन बनाया था, याद है कुछ? बताओ। तो इन्होंने क्या किया है, एक चेन को ऐसा ऐसा रख दिया है। इसका नाम है एल, इसका नाम है एच। कह रहा है ये चेन तब चलना स्टार्ट करेगा जब म्यू एच और एल के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो आप क्या करो, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो समझ में आ रहा है कि जो tan थीटा आएगा आपका वो आएगा H/L। बाकी आपको समझ में आ रहा है, क्या करें बताओ? tan थीटा की वैल्यू म्यू के इक्वल होगी तभी ये चलना स्टार्ट करेगा। आंसर कौन सा हो गया देख? अगर दोनों को ज्वाइन करने वाले का एंगल अगर tan थीटा से कम आ गया तो बॉडी चलेगा क्या? क्या है, टू ही है मतलब? अरे भारी इंटरेस्ट क्यों कर रहा है तू? सिंपल बात समझ में आ गया क्या तुझे? पहले ये बता। बस।
अपने जो रिजल्ट पढ़े उसका यूज तो करेंगे। चलो एक कॉम्प्रिहेंशन वाले में आते हैं, क्या कह रहा है। एक मंकी है, एम मास का, रस्सी पे क्लाइंब कर रहा है, अपोजिट एंड ऑफ द रोप इज वेट डब्ल्यू है, the coefficient of friction between the weight and the table is mu. Monkey move downward with respect to the rope with an acceleration b. ठीक है देखो, चलो देखो, जो बोला है उसको एक डायग्राम में पहले कन्वर्ट कर देते हैं। ये एक ब्लॉक है, का मास है कैपिटल एम, और एक बंदर यहाँ पे है। बंदर जो है इन दोनों के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। कह रहा है मंकी जो है रस्सी के रेस्पेक्ट में नीचे जा रहा है विथ एन एक्सलरेशन बी, और ये ब्लॉक भाग रहा होगा इधर, तो उसका एक्शन मान लेते हैं हम लोग ए। तो ब्लॉक अगर आगे भाग रहा है ए से, तो रस्सी नीचे भाग रहा होगा ए से, और रस्सी का एक्सलरेशन, सॉरी मंकी का एक्सलरेशन रस्सी के रेस्पेक्ट में है बी। ये ध्यान रखें, ये जो एक्सलरेशन है ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में नहीं है। एक तो पहले ये ध्यान रखें। तो बोला है बताओ कि वेट का एक्सलरेशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, मतलब एक में ही हमारा सब कहानी निपट जाएगा। आ जाओ, सबसे पहले बंदर की एफबीडी बनाते हैं। बंदर की एफबीडी बनाएंगे तो टेंशन लगा ऊपर, का वेट खुद का नीचे। हाँ हम लेकिन जब मंकी का एक्सलरेशन लिखेंगे तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो एक्सलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कैन बी रिटन एज एक्सलरेशन ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू रस्सी प्लस एक्सलरेशन ऑफ रस्सी। Acceleration of monkey with respect to Rassi is b in the direction of minus j cap, और acceleration of Rassi is a minus j cap। मतलब ये आ गया a प्लस बी माइनस जे कैप। मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जब काम करोगे तो आपको लगेगा कि मंकी नीचे आ रहा है विथ एन एक्सलरेशन a प्लस बी, और जब इसका एफबीडी बनाओगे तो टेंशन इधर समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू एन टू एम जी, और एक्सीडेंट पता ही है। इक्वेशन लिख लेते हैं, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल एम इंटू ए प्लस बी, और टी माइनस म्यू कैपिटल एम जी मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू ए। अब दोनों को ऐड करके जो मर्जी है निकालते रहो। क्या क्या निकालना है बताओ। पहले पार्ट में पूछा है कि ए की वैल्यू बताओ, अपने को ए चाहिए। तो ए निकालने के लिए एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से फायदा ये होगा कि आ जाएगा स्मॉल एम जी माइनस म्यू इनटू कैपिटल एम जी इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए प्लस एम इंटू बी। यहां से ए की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आ रहा है। एक बार ए की वैल्यू निकाल लो, फिर टेंशन की वैल्यू निकाल लो, देखो क्या आ रहा है, बताओ जल्दी से।
जल्दी सॉल्व करो, बताओ क्या आ रहा है मुझे। वैसे तो साफ मालूम चल रहा है कि पहले पार्ट का आंसर फोर्थ वाला आएगा, देखो दिख रहा है। और टेंशन भी निकालना है, टेंशन कैसे निकालोगे? बोलो, टेंशन कैसे आएगा? हाँ, सब्स्टिट्यूट करके। समझ गए हो ना कैसे करना है? टेंशन सॉल्व कर कर लोगे। इसमें मेन जो स्टेप था वो मंकी का एक्सलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालना है, ये बात समझ में आया? जो रिलेटिव रिलेटिव का खेल था बस वो थोड़ा समझना था, उसके बाद तो कुछ था ही नहीं। चलो और कुछ क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये वाला है, दो ब्लॉक है, ऐसे ऐसे मास दिया हुआ है, मास m is placed on a smooth inclined plane of inclination, 2m को हैंग कर दिया। तो इसको तो सीधा ही कर ले बेटा, इसमें क्या है? 2mg माइनस mg/2/3m। 2mg माइनस mg/2 / 3m। कितना आंसर है बोल जरा। g/2 दिख रहा है, आंसर आ जाएगा। अरे प्रभु जी, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है जो हम लोग पता नहीं कितनी बार किए हैं। ये तो वही है। यहाँ पे m मास है, यहाँ 2m मास है, तो रस्सी ऐसा ले लिए, 2mg माइनस mg/2 / 3m। ये 3mg/2/3m, इसका मतलब ये g/2 हो गया, आंसर आ गया। अरे बोल। तो प्रभु इसमें क्या तेरा डाउट हो रहा था रे? अब सामू जी का एक बार फिर से डाउट ले लेते हैं, आज क्या क्या बोल रही थी। अरे सामू, तेरा फर्स्ट पेज का जो पहला डाउट है वो तो इम्पल्स का क्वेश्चन है, बाद में समझाऊंगा, मैं भी पढ़ाया ही नहीं मैंने। सेकंड क्वेश्चन देखना है क्या, देख जिसका ऑप्शन कटा हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो ये वाला है, कहाँ गया वो? F1 10 न्यूटन, F2 नहीं तो दूसरा है, ये वाला बोल रही है। चल ठीक है, फिर ये वाला समझाता हूँ। देखो, कह रहा है एवरेज फोर्स ऑफ 125 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए मशीन गन फायरिंग बुलेट जिसका मास है इतना, स्पीड है इतना। देखो, मास दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है, ठीक है। आओ, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं, फॉर्मूले का हेर फेर करना होता है। मैं आपको तरीका समझाता हूँ, ट्राई खुद कर।
फोर्स की वैल्यू होती है dp/dt। ठीक है, मान लो कि n बुलेट्स फायर हो रहे हैं, तो मोमेंटम कैन बी रिटन एज n mv। ठीक है ना। और इस n/t को अगर देखो तो ये हो गया नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकेंड। नंबर ऑफ बुलेट फायर्ड पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई m/v। अब देखो, फोर्स आपको दिया हुआ है, बुलेट का मास आपको दिया हुआ है, बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकंड निकालना है। कितना आएगा, बताओ मुझे जरा आंसर। ऐसे क्वेश्चन में हेर फेर करना होता है, सीखो। जल्दी देख फटाफट क्या आएगा। चलो अगला देखते हो। अगला में क्या कह रहे हैं, द फिगर रिप्रेजेंट द मोमेंटम टाइम। अरे मोमेंटम टाइम में क्यों जा रही है तू। चलो, वैसे मोमेंटम टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देख ले साहब, तो समझ में आ रहा है कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप जो है फोर्स को मैक्सिमम रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहे हैं बताओ कि आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑन द ग्राफ वेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। सबसे ज्यादा स्लोप का मॉड किसका है, बताना जरा। सबसे ज्यादा स्लोप का मॉड टी का। वो नेगेटिव में वो एक अलग बात है, लेकिन मॉड बोल दिया है ना, तो झंझट ही नहीं है। था क्या था। हाँ, तो मैक्सिमम फोर्स कहाँ पे, मिनिमम फोर्स कहाँ पे। तो दिख रहा है आंसर, बोलो क्या आएगा आंसर। अरे सामू स्लोप का मोड देख ले, सबसे ज्यादा स्लोप जहाँ पे वहां पे फोर्स मैक्सिमम हो गया, जहाँ पे स्लोप सबसे कम है फोर्स वहां मिनिमम हो गया। तो आंसर हो गया बी और सी कह रहे हो। ये मिनिमम उल्टा बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम। बात समझ गई। अब ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ब्लॉक है मेटल का 2 kg का है, फ्रिक्शन लेस सरफेस पे है, पानी आया, 1 kg पर सेकंड से पानी हिट कर रहा है, स्पीड दिया हुआ है, एक्सीलरेशन आज ही मैंने सिखाया है। देखो मास पर सेकंड दिया हुआ है, तो मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी कर देंगे तो फोर्स आ जाएगा। बोलो, अगर हम कर दें मास पर सेकंड इनटू वेलोसिटी, वो फोर्स आ गया। और फोर्स अगर आ गया, और क्या पूछा उसमें, फोर्स दे दिया है, फोर्स मालूम है और मास दिया हुआ है, तो एक्सेशन आ जाएगा क्या। कितना आएगा बोल। सब फॉर्मूले का हेर फेर है।
मेडिकल में यही तो आता है, और क्या आता है, खाली फॉर्मूले का हेर फेर ही तो आता है। चलो एक ले लेते हैं इसका, प्रभु जी का डाउट है, ये वाला समझा देते हैं। कह रहा है कि बताओ भाई, ब्लॉक ए जिसका मास 30 kg का है, ब्लॉक बी जिसका मास 15 kg का है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो दे दिया है म्यू एस और म्यू के दे दिया है इतना इतना, थीटा अपने को दे दिया है 30 डिग्री, एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड ब्लॉक ए इतना दे दिया है। कह रहा है कि ब्लॉक का एक्सलरेशन वगैरह कितना होगा बताओ। आओ चेक करते हैं। देखो, एक मिनट रुक जाओ जरा, उसको चेक करते हैं, रुको पहले अच्छे से। ऐसे ब्लॉक वगैरह दिया हुआ है। एफ, थीटा, टी, ए, ये सब दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है और वहां पे भी फ्रिक्शन है, ठीक है। चलो पहले तो एक काम कर लो, यहाँ का फ्रिक्शन का नाम F1 करके, यहाँ का फ्रिक्शन का नाम F2 करके, F1 का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो और F2 का लिमिटिंग वैल्यू निकाल लो। चलो ये काम तो करो पहले फटाफट। F1 F2 का लिमिटिंग वैल्यू जल्दी बता दो मुझे, क्या आएगा। तो समझ में आ रहा है कि F1 का लिमिटिंग जो होगा वो होगा, ए का मास कितना है, 30 kg है ना, और थीटा अपने को 30 डिग्री दे दिया है, तो आ जाएगा 30 × G × cos 30, और म्यू जो दे दिया है वो दे दिया है 0.15। कितना होगा लगभग लगभग निकाल लो जरा। ये लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो होगी वो भी निकाल के रख लेते हैं। तो 30 × G × √3/2 × 0.1। F2 की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, तो कुछ नहीं, 30 की जगह 45 × G × √3/2 × 0.15। और F2 का जो काइनेटिक वाला पार्ट होगा वो भी चेक कर लेते हैं, तो आ जाएगा 45 × G × √3/2 × 0.1। ये वैल्यू जरा लगभग लगभग निकाल लो कितना आ रहा है। वैल्यू जरा बता दो मुझे कितना आ रहा है। बोलो, लगभग लगभग बता दो ना। ये और ये मिलजुल के हो जाएगा 1.5। कितना आएगा बताओ लगभग। ये आ रहा है 45 √3/2। ये वाला जो आ रहा है ये आएगा
15√3। ये वाला जो आएगा तो सॉल्व और मुश्किल होगा ये तो। से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई तो और मुश्किल आएगा, पता नहीं क्या आएगा नहीं आएगा। आओ देखते हैं, वैसे एक बार डेटा बाद में देख लेंगे। तो पहले तो हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों के दोनों स्टैटिक होंगे। जब भी फ्रिक्शन का क्वेश्चन आएगा ना, यही तरीका होता है अप्रोच करने का, और कोई तरीका है ही नहीं। देखो, तो अगर यहाँ पे आप कह रहे हो कि स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा और यहाँ पे भी स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, मतलब ये दोनों साथ चलेंगे और ये दोनों साथ चलेंगे, मतलब ओवरऑल कोई चलेगा ही नहीं। अगर चलेगा नहीं तो इक्वेशन कैसे बनेगा, आओ देखते हैं। एफ है 250 का और ए का वेट है 30 kg, तो 30g साइन 30 और आएगा इधर, यानी 250 और 30g साइन 30 का मतलब हो जाएगा, कितना हो गया बोल जरा, 30g साइन 30 का मतलब 150 न्यूटन। तो 250 और 150, 400 तो यही हो गया, यानी 400 को बैलेंस कौन कर रहा होगा, टेंशन और यहाँ का लिमिटिंग मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन जो भी है F1 मिलके, ऐसा मान लिया मैंने। जरा बी पे ध्यान लगाओ, बी पे क्या होगा, बी पे अगर ध्यान लगाएं तो टेंशन आएगा इधर, इसका इधर वाला कंपोनेंट, यानी कि बी का मास शायद कुछ दिया है, 15 kg दिया है ना क्या। हाँ, बी का मास 15 kg है। तो क्या करो, 15 kg का साइन वाला कंपोनेंट, यानी कि 15 × g × 1/2, यानी 75 न्यूटन, तो यही हो गया। तो 75 न्यूटन इधर, और जब ये इधर तो वो इधर, तो फ्रिक्शन इस पे आएगा इधर, यानी कि इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा T मस्ट बी इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस 75 न्यूटन। अगर सब इक्विलिब्रियम में है तो आओ देखते हैं होगा या नहीं होगा, हमको नहीं मालूम, चेक करना पड़ेगा। अब क्या करें देखो, टी की वैल्यू को यहाँ लाके डाल देते हैं, तो ये आ जाएगा 400 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F1 प्लस 75, यानी F1 यानी कि 2F1 प्लस F2 मस्ट बी इक्वल टू 325 न्यूटन। अब ये और ये मिलके क्या 325 हो पाएगा, तो देखो F1 का दुगना, तो F1 का दुगना का मतलब हो गया 45√3, तो 45√3 जब भी आएगा 90 से कम ही आएगा। इसकी वैल्यू जब भी आएगी 45√3 है, तो 90 से तो बहुत कम होगा। और F2 की वैल्यू अगर ध्यान से देखो तो F2 का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा वो भी इतना नहीं होगा कि ये 325 हो जाए, देखो तो। इसकी वैल्यू भी इतना नहीं आने वाला है कि वो 325 हो जाए जुड़ जाड़ के। अरे अंतर इतना ही है ना कि ये 30 का है और ये इतना है, यानी ये जितना आया था उसमें आपने 1.5 से मल्टीप्लाई किया है, तो 90 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर भी दो तो भी कितना हो जाएगा, ये इतना तो कभी पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब पहला जो मैंने केस माना है वो हो गया फेल। पर पहले ये बात समझ में आया कि पहला केस क्यों फेल हो गया।
अभी हमने चेक किया है ना, अब दूसरा केस चेक करते हैं, आ जाओ। अब लेने जा रहे हैं हम लोग F1 स्टैटिक लेकिन F2 काइनेटिक। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये दोनों साथ तो कभी चल ही नहीं सकते ना, क्योंकि इसको इधर खींचोगे ये तो इधर भागेगा, साथ कैसे चलेगा? का मतलब एक ही केस पॉसिबल हो सकता है कि दोनों काइनेटिक हो जाए, या तो फिर एक पॉसिबिलिटी हो सकता था कि इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए। अगर ये वाला केस होना है तो तब होगा जब इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा। इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा तो यहाँ काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा। इसका मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है। यानी अगला केस हो जाएगा F1 काइनेटिक तो अब दोनों काइनेटिक फ्रिक्शन लगा के दोनों की एफबीडी बना के क्या एक्सलरेशन निकाल लोगे? प्रभु जी, जब एक बार कंक्लूजन ड्रॉ हो गया तो क्या हम एफबीडी उबीडी बना के आंसर निकाल पाएंगे? तेजस बताओ। फ्रिक्शन का तो मैंने आपको बता दिया, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको केस लेना है। केस लेने से हमको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई क्या होने वाला है, हम अच्छे से बता पाएंगे। कर लोगे, छोड़ दें या सॉल्यूशन करें, बताओ। करा दो। देख, जरा ए पे ध्यान लगाओ। ए पे 250 न्यूटन का फोर्स इधर, 30 G का साइन वाला कंपोनेंट, यानी कि 30 G इंटू 1/2 कर लो, यानी कि 300 और 150 न्यूटन और आ गया, तो 50 न्यूटन और आ गया। पीछे लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू ये वाली लेनी होगी। ये आ रहा है हमारा 15√3, यानी 400 माइनस 15√3 माइनस टेंशन मस्ट बी इक्वल टू ए का मास 30 kg इंटू एक्सलरेशन, छोड़ दो वैसे ही। अब बी की एफबीडी पे ध्यान लगाओ। टेंशन माइनस इसके वेट का साइन वाला कंपोनेंट 15 G इंटू 1/2, यानी 75 न्यूटन आ रहा है। 70 कर दो। साथ में यहाँ वाला फ्रिक्शन जो इस पे लगेगा वो फ्रिक्शन आया था मेरा 15√3, तो -15√3। साथ में यहाँ वाला फ्रिक्शन जो मेरा लगा था ये वाला, तो ये वाला कितना हो गया? ये आ गया 45√3/2। ठीक है ना? ये आ गया -45√3/2 मस्ट बी इक्वल टू 15 × ए निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो और सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। देख कितना आ रहा है। देख ले, अब हो जाएगा देख। अब तो इक्वेशन लिख दिया है। निकालना क्या था? ए निकालना है क्या? बस ए निकालना है तो दोनों को ऐड कर दो। ऐड करते आंसर आ जाएगा। देख कितना आ रहा है। जब दोनों को ऐड कर दोगे तो मेरा आंसर हो गया 400 में से गया 75, यानी कि 325। 325 तो पहले आ गया, और ये 15√3 और ये 15√3, यानी हो गया 30√3।
30√3 और ये वाला मेरा हो गया 105√3/2 और डिवाइडेड बाई कर देंगे 45। ये अपना आंसर आएगा। अब लगभग लगभग देखो कितना आ रहा है, नहीं आ रहा है। 650 में से गया 105√3/90। कितना आएगा लगभग देख जरा। 605 में 650 में 105√3 गया। कितना आएगा लगभग लगभग आंसर बोल जरा। ये वाला लगभग लगभग 182 आएगा। 182/2 करेंगे तो 91 आएगा, यानी 325 माइनस 91, सॉरी ये लगभग 182 आ रहा है, यानी ये तो लगभग 2 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9। 5 से कुछ ज्यादा होगा देख जरा। हाँ सही है ना, 5 से कुछ ज्यादा होगा। है कहाँ आ रहा है रे, 5 से तो कम ही आ रहा है देख। 5 से कुछ ज्यादा ही आ रहा है देख। अरे जब 650 में 90 से डिवाइड करेगा तो 7 7.2 हो गया। और वो 182/90 करेगा तो मोटा मोटा 180 मान लेना उसको। तो 7.2 -2 यानी 5.2 हो गया। अब इतना बड़ा अप्रोक्सीमेशन मत कर दे भाई। अरे बात समझ में आ गया क्या? भाई फ्रिक्शन का क्वेश्चन जब भी आएगा अपने को ऐसे ही अप्रोच करना है, चाहे आसान क्वेश्चन हो चाहे मुश्किल। आओ जरा छोटे छोटे क्वेश्चन और ले लेते हैं। कामू का एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, बॉल को वर्टिकली फेंका गया। ठीक है, तो कह रहा है मोमेंटम का ग्राफ बनाओ। चलो आओ देखते हैं। बॉल को ऊपर फेंका गया तो मोमेंटम और एच का ग्राफ बनाने का है। आओ देखते हैं। तो बॉल को फेंका गया ऊपर, जाहिर सी बात है बॉल पहले ऊपर जाएगा और वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो नीचे आएगा। तो जाते वक्त मोमेंटम को प्लस लिखना पड़ेगा, आते वक्त मोमेंटम को माइनस लिखना पड़ेगा। जाते वक्त एच को प्लस लिखना पड़ेगा और आते वक्त भी एच को प्लस ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हाइट तो अभी भी ऊपर ही है। इसीलिए एच देखो सब ग्राफ में प्लस में ही है, किसी में एच माइनस में नहीं गया है। अब एक बात ध्यान से देखो, जब यहां से फेंका गया होगा तो मोमेंटम पॉजिटिव में रहा होगा और मैक्सिमम रहा होगा। यानी जब एच की वैल्यू 0 तो पी की वैल्यू मैक्सिमम, लेकिन पॉजिटिव साइड में। तो सामू पहले देख के बता कि इसमें से कौन कौन सा ऑप्शन बच गया रेस में। बता। ए तो नहीं होगा।
नहीं, कौन कौन सा हो सकता है बता मुझे, वो छोड़ दू। हाँ, ए तो पक्का छट गया। और ध्यान से देख। नहीं, तुझे क्या लग रहा है वो छोड़, अभी तू पहले पहले मुझे ये बता। ए जैसे बोल रही है नहीं हो सकता है, वैसे और कौन नहीं हो सकता है बता। और कोई है जो तुझे लग रहा है नहीं हो सकता है? बी भी शायद नहीं हो सकता है बोल रही है, कहाँ गया देख। हाँ हाँ, वो तो दिखा रहा है, कह रहा है कि जब एच की वैल्यू जीरो है, मोमेंटम जीरो, एरो गलत दिखा रखा है ना। यानी आंसर जब भी होगा तो होगा सी और डी में। अब एक चीज देखो, किसी हाइट पे जब आप वेलोसिटी निकालोगे यहाँ पे, तो आप लगाओगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। वी का मतलब हो गया वी नॉट का स्क्वायर माइनस 2 GH। ठीक है। तो मोमेंटम जो है वो आ गया एम इंटू वी, मतलब ऐसा। तो पी का ग्राफ जब एच के साथ बनाओगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखेगा या कोई कर्व? कौन सा हो गया बोल। बस सिंपल सा सोचना है, क्या करना है रे। अब एक क्वेश्चन ये पूछ रही, कर रहा है कि बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, ए बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, velocity from the surface of the earth, motion of the ball is affected by a drag force। ठीक है। अब टाइम टेकन बाय द बॉल कह रहा है कि ऐसा वैसा पूछ रहा है आपको, ठीक है। अब कभी कभी आ जाता है, आ जाता है तो आ जाता है, क्या कर सकते हैं। देख ले क्या करना है, देख। कह रहा है बॉल को आपने ऊपर फेंका और एक ड्रैग फोर्स नीचे लग रहा है। ड्रैग फोर्स की वैल्यू है एम गामा वी स्क्वायर। ये ड्रैग फोर्स बॉडी को डीएक्सलरेट करा रहा है, तो एम गामा वी स्क्वायर इज एम इंटू माइनस डी वी बाई डी टी कर ले। क्या दिक्कत है इसमें तेरा? वेरिएबल को सेपरेट कर ले, एम से एम तो उड़ा ही दो, माइनस डी वी बाई गामा इंटू वी स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर लो। जीरो टाइम पे वेलोसिटी थी वी नॉट, टी टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, वही पूछा है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जीरो होगी। बस कर दे, आंसर आ गया, इसमें क्या मुश्किल है रे। तो लेफ्ट हैंड साइड में टी हो गया, इधर साइड इंटीग्रेशन करना होगा, -1 बाई गामा आ गया बाहर, और डीवी बाई वी स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 बाई वी, अब तो रटा गया रे। तो 1 बाई वी जब करोगे तो आ जाएगा 1/0। जीरो आ रहा है तो बड़ा आ रहा है। ओहो, ठीक है ठीक है, गड़बड़ कर दिया। साथ में एक वेट भी लग रहा था, वो मैंने कंसिडर नहीं किया है, इसलिए गड़बड़ा गया। चल एक काम करता, सुन, तुझे आसानी आसान सॉल्यूशन चाहिए ना। चल आसान वाला बताता हूँ, आजा। आजा, तुझे आसान वाला ही बता देता हूँ। बाई चांस एग्जाम में आ गया, अजनीत मतलब हो गया टॉप। ठीक है। अब सुन, इसको करने का तेरा मेडिकल स्टाइल वाला सॉल्यूशन बताता हूँ, रुक। कहाँ गया वो? एक मिनट रुक जा, खाली बताता हूँ, एक मिनट। देख,
किया क्या है, बॉल को फेंक दिया ऊपर, mg तो लग ही रहा है, साथ में एक ड्रैग फोर्स भी लगा दिया है जिसकी वैल्यू है m गामा v स्क्वायर। मुझे एक बात बता, अगर ड्रैग फोर्स नहीं होता तो इसको नीचे से ऊपर जाने में कितना टाइम लगता है, आप निकाल सकते हैं क्या? वैसे पता है आंसर मुझे गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि ई नॉट का टर्म किसी में नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये गड़बड़ आंसर है। देखो सुनो क्या करेंगे हम लोग, सुनो। अब सामू को सबसे बड़ा दिक्कत है ड्रैग फोर्स से। वो कह रहे सर ड्रैग फोर्स नहीं होता ना तब तो बड़ा आसान था, वी नॉट ऊपर जी नीचे, कितना टाइम में ऊपर नीचे से ऊपर पहुंच जाएगा, मेरा आंसर एक बार में आ जाता है। तो हम बोले बेटा एक काम करना, जहां जहां पे गामा दिख रहा है ना, गामा की वैल्यू जीरो डाल दे। जैसे ही गामा की वैल्यू को जीरो डालोगे तो हमारा ये सिंपल काइनेमेटिक्स वाला प्रॉब्लम बन गया। तो नीचे से ऊपर जाने का जो टाइम आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू यू प्लस, वैसे तो मुझे याद है फिर भी हम लिख रहे हैं वी जीरो वी नॉट माइनस जी इंटू टी। तो टी की वैल्यू आनी चाहिए वी नॉट बाई जी। अब गामा की वैल्यू को जीरो डाल डाल के देखते हैं, आ जाओ सब में, कहाँ गया? पहले में गामा को जीरो डाल दो तो tan जीरो तो जीरो ही होता है, तो आंसर जीरो ही आ गया। एक्चुअल क्या है ना, ये क्वेश्चन का सारा आंसर ही गलत है, कोई सही नहीं है, सब गलत है। भाई सीधी सी बात है, अगर हम ड्रैग फोर्स को हटा रहे हैं तो ड्रैग फोर्स को हटाने के बाद इतना आंसर मेरा आना चाहिए। उसमें अगर ध्यान से देखो तो कोई ऑप्शन में वी नॉट का टर्म ही नहीं आ रहा है। का मतलब इसके सारे ऑप्शन गलत हैं। लेकिन एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को कैसे ट्रिकी तरीके से सॉल्व करना था, ये बात समझ में आया क्या? भाई अपने को तकलीफ जो है वो ड्रैग फोर्स से था, तो मैंने क्या किया, गामा की वैल्यू को जीरो पुट करके ड्रैग फोर्स को हम खत्म कर दिए। ड्रैग फोर्स मेरा खत्म हो गया तो मेरा पुराना काइनेमेटिक्स वाला आंसर आना चाहिए। हम ऑप्शन में जहां जहां पे गामा आएगा जीरो पुट करके देखेंगे वी नॉट बाई जी किस में आ रहा है, जिसमें आया वही हमारा आंसर। बोल। अरे प्रभु जी, तेजस समझ में आया क्या ये बात कैसे करना है? ये सब समय बचाने के तरीके हैं। मीनाक्षी देख, ये जो क्वेश्चन तू पूछी है, मैंने अभी तक तुझे इम्पल्स नहीं पढ़ाया, लेकिन जान ले इम्पल्स की वैल्यू बॉल का चेंज इन मोमेंटम होता है। क्या बॉल का चेंज इन मोमेंटम निकाल पाएगी? बताओ, ये बॉल आके जब दीवार को टक्कर मारा है और जब चला गया तो बॉल के मोमेंटम में कितना बदलाव आया? बॉल के मोमेंटम में जितना बदलाव आएगा वही उसका इम्पल्स हो जाएगा। मतलब ये वाला, बॉल ऐसे आया, थीटा से ऐसे निकल लिया, दिस एंगल इज 60 डिग्री। अगर v से आया है, m मास का है, तो देखो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, दूसरा इधर आएगा। ये अगर 60 का है, ये हो गया mv/2 और ये हो गया mv√3/2। वैसे ही ये हो जाएगा mv/2 और ये हो जाएगा mv√3/2।
जब चेंज लोगे तो ये और ये सब्ट्रैक्ट होके कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये और ये उल्टा जुड़ जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जो है वो एम भी आ जाएगा। और जितना मोमेंटम का चेंज उतना ही इम्पल्स। अरे बोल मीनाक्षी। एक और उसका डाउट है, वो भी ले लेते हैं। देखो, कह रहे हैं एफ की वैल्यू दी हुई है, एफ इज इक्वल टू एफ नॉट ई रेस टू द पावर माइनस बी टी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी इसको लिख दो एम इंटू डी वी बाई डी टी। डी टी को ले आओ इधर, दोनों तरफ करेंगे इंटीग्रेट। जीरो टाइम पे वेलोसिटी है जीरो, टी टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन खेलो। इसका इंटीग्रेशन यही हो जाएगा, और डिवाइड बाई माइनस बी। लिमिट डालेंगे टी और यहाँ डालेंगे जीरो। यानी एम वी इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट बाई बी, और वो आ जाएगा ई रेस टू द पावर माइनस बी टी, और जब टी को जीरो पुट करोगे तो आएगा ई रेस टू द पावर जीरो, जो कि वन होता है। माइनस साइन कॉमन ले लो, तो आ जाएगा एफ नॉट बाई एम बी, वन माइनस ई रेस टू द पावर ऐसा। यानी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज हो रहा है। अब आता है कि भाई ग्राफ कौन सा होगा, तो ध्यान से देखिए। जैसे टाइम को आप जीरो पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखो जैसे आप जीरो पुट कर रहे हो तो ये पूरा वन हो जाता है। वन माइनस वन इज जीरो। यानी ग्राफ जो है वो जीरो से स्टार्ट होना चाहिए, तो सारे हो रहे हैं। बहुत लंबे समय के बाद अगर देखो, क्या बना रखा है, हाँ ठीक है। बहुत लंबे समय के बाद मतलब टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो जैसे आप टी को इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो। और बहुत लंबे समय के बाद जो बॉडी की वेलोसिटी आएगी, वो सही मायने में वेलोसिटी आ जाएगा एफ नॉट बाई एम बी। और एफ नॉट बाई एम बी वाला ग्राफ कौन सा दिख रहा है, बताओ जरा। तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो रियलिटी में ऐसा बनेगा। क्या हो गया इसको, क्या हो गया। और जिसने खुद ही इशारा कर दिया कि भाई क्लास एंड कर दो, पता नहीं अपने आप ही दब दुब गया कहीं से। कैसे हटेगा, अब आ गया देख। इसका जब ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ बनेगा ऐसा। बहुत लंबे समय के बाद जाके इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और उस वेलोसिटी की वैल्यू होगी एफ नॉट बाई एम बी। और इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अरे बोलो, क्लियर हो गया क्या सब। बाकी हम तुम लोगों को कुछ मेडिकल का पेपर भेजे थे, उसको भी ट्राई कर लेना। और नॉन मेडिकल वालों को भी कुछ पेपर हम कल भेज देंगे, ठीक है ना।
बाकी फ्रिक्शन में हमको अगले दिन फ्रिक्शन भी हमारा खत्म हो जाएगा। के बाद हम लोग सर्कुलर की तरफ बढ़ेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए। लो, नोट्स जनरेट कर देते हैं। अगले क्लास में खत्म करा देंगे फ्रिक्शन।